हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस लिखो, इसमें लिखो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर, द एवरेज टेम्परेचर of surface water of oceans, of surface water of oceans is about 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, करेक्ट है क्या? 27 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ, जब आप इक्वेटर से पोल्स पे जाओगे तो टेम्परेचर कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? करेक्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेट ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, with increasing latitude, with increasing latitude is generally 0.5 degree Celsius, is generally 0.5 degree Celsius। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे जैसे आप लैटिट्यूड बढ़ रहे हो, लैटिट्यूड बढ़ रहे हो का मतलब क्या होता है? आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हो, तो एक एक डिग्री लैटिट्यूड बढ़ने पे कितना टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए? 0.5 के आसपास। ये क्या है? जनरल। जैसे अपन अर्थ में पढ़ते थे ना, ऊपर के साइड पढ़ते थे कि एटमॉस्फेयर में ऊपर जा रहे तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहे थे तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है, वैसे एक वो बताया है। ठीक है, फिर अपने को ये पता है आइसोथर्म्स क्या होते थे? लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस विद इक्वल टेम्परेचर। करेक्ट है, अपन ने बनाया था ना एक डायग्राम जनवरी वाला, उसमें ऐसे ऊपर नीचे जा रहे थे, तो अपन बोल रहे थे 25 25 25। तो वो लाइंस जो इक्वल प्लेसेस को ज्वाइन करती थी उसको क्या बोलते थे? आइसोथर्म्स। याद है या नहीं है? हाँ, आइसोथर्म्स, आइसोबार्स और आइसोहाइट्स। याद है? थर्म मतलब टेम्परेचर, बार मतलब प्रेशर, हाइट्स मतलब रेनफॉल। ठीक है, तो अब इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स आर क्लोजली स्पेस्ड, isotherms are closely spaced when the temperature difference is, when the temperature difference is high and vice versa। याद है अपन ने प्रेशर में पढ़ा था कि जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा तेजी से हवा आएगी क्योंकि प्रेशर डिफरेंस स्ट्रांग होगा। वैसे ही आइसोथर्म्स में भी जितने पास पास होंगे ये आइसोथर्म्स उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट है। जैसे अपन ने आइसोबार्स में पढ़ा था वैसे ही आइसोथर्म्स में है। ओके, फिर लिखो एग्जाम्पल लिखो इसमें, फॉर एग्जाम्पल आइसोथर्म्स आर क्लोजली स्पेस्ड at west coast of Europe, ठीक है, in February, in February, okay, and then they widen out, and then they widen out, widen, W-I-D-E-N, widen, चौड़ जाते हैं, ठीक है, widen out, to make a bulge, to make a bulge towards north, near Norway, near Norway, ठीक है, towards north near Norway। अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज मैंने पहले भी बोली थी, मैक्सिमम सन अपने सबसे ऊपर कब होता है? नहीं, मतलब टाइम बताओ। 11 बजे, 12 बजे है ना, अपन बोलते हैं 12 बजे एकदम स्ट्रॉन्ग नून है, पर गर्मी सबसे ज्यादा कब होती है? 2 बजे के आसपास। क्यों? करेक्ट है, लैंड हीट होगा तो लैंड हीट होके जो रेडिएशन देता है उससे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ओशन का भी वही होगा, 12 बजे से ज्यादा गर्म नहीं होगा, गर्म सबसे ज्यादा कितने बजे होगा? 2 बजे। ठीक है, तो नीचे लिखो पॉइंट्स, ओशन गेट्स हीटेड एंड कूल्ड, ocean gets heated and cooled at slower rate than land। करेक्ट है ना ये? At slower rate
than land. ठीक है? Therefore, even if solar insolation is maximum at 12 o'clock, insolation is maximum at 12 o'clock, surface temperature would be higher at 2 p.m. करेक्ट? लॉजिक समझ गया क्या? हाँ या ना? At 12 o'clock, surface temperature would be higher at 2 p.m. क्या हो गया? इतने मायूस से कैसे हो तीनों के तीनों? हैं? समझ में आ गया कि पॉइंट कि 12 बजे मैक्सिमम एनर्जी गिर रही है, फिर भी 2 बजे ही मैक्सिमम आपको हीट देखने को मिल रही है. ठीक है? फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, diurnal range of temperature is very less. ब्रैकेट में लिखेंगे 1 डिग्री इन ओशंस, ब्रैकेट क्लोज, इन ओशंस. मतलब डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? डेली. तो डेली मतलब सुबह शाम के टेम्परेचर डिफरेंस अगर अपन देखते हैं तो लैंड में तो काफी ज्यादा हो जाता है. सुबह दिन में गर्मी है, रात में ठंड हो जाती है. तो डेली अगर मैं टेम्परेचर पूछूं तो आप बोलोगे मैम दिन में तो हो सकता है 20 गया हो, रात में हो सकता है 10 गया हो. तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 10. लेकिन ओशंस में बहुत कम हो सकता है. कितना है? 1 डिग्री के आसपास भी जा सकता है. मतलब ओशंस चाहे दिन हो चाहे रात हो सकता है कि बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस पे ऑपरेट करे. समझ में आ गया? फिर थर्ड पॉइंट लिखो, annual range of temperature is influenced by annual variation of insolation. Annual variation of insolation. Annual variation of insolation. Variation of insolation. टंग ट्विस्टर टाइप हो गया ये. ठीक है? कॉमा प्रिवेलिंग विंड्स कॉमा ओशन करंट्स. क्या मतलब है इस लाइन का? कॉमा ओशन करंट्स. दो रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है. एक होती है जो डेली पे चेंज हो रहा है जिसको अपन डायurnal बोलते हैं, और एक होता है जो एनुअली चेंज हो रहा है. करेक्ट है? जिसमें अपन सीजनल वेरिएशंस लेते हैं. तो वो ये बोल रहा है कि ओशंस में डेली रेंज तो बहुत कम है, और जो एनुअल रेंज है वो किससे इन्फ्लुएंस होगी? विंड से, ओशन करंट से. ठीक है? इंसुलेशन जो आ रहा है, सन से जो एनर्जी आ रही है, वो सब चीजों पे तुम्हारा एनुअल रेंज वेरी कर सकता है. ठीक है क्या? करेक्ट है क्या? अरे विंटर्स में पानी भी तो ठंडा होगा और समर्स में पानी भी तो गर्म होगा. करेक्ट है या नहीं है? तुम्हारे राजस्थान में जो अंदर की झीलें होती हैं, माउंट आबू में विंटर्स में फ्रीज हो जाती है ना, तो वो भी तो ठंडी हो रही है. तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा नहीं होगा? होगा. ठीक है? वही चीज है. फिर लिखो ये नहीं लिखेंगे, इसमें एक पॉइंट और था, 1 मिनट. अच्छा, कल अपन ने 3 लेयर 2 लेयर सिस्टम लिख लिया था क्या? लिख लिया ना वो? ठीक है. बस इसमें एक चीज और रह गई है. ठीक है, वो छोड़ो, काम का नहीं है. अब नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग डालो ओशन सैलिनिटी. नेक्स्ट चैप्टर डालो ओशन सैलिनिटी. सैलिनिटी मतलब क्या होता है भैया? सॉल्ट कंटेंट. ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग डालो सैलिनिटी, ओशन सैलिनिटी. इसमें भी जैसे अपन ने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे अपन सैलिनिटी का भी देखेंगे. ये यूपीएससी पीवाईक्यू है, काफी इंपॉर्टेंट है. पहले नहीं पूछते थे, अब पूछने लग गए हैं. ठीक है? क्योंकि उनको पता है बच्चों को समझ में नहीं आता तो इसमें से पूछते हैं. ठीक है? ये बच्चे छोड़ के जाते हैं, मैं बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि बहुत ही इरिटेटिंग था याद करना. ठीक है? ओशन सैलिनिटी. ठीक है? तो उसमें शुरू हो जाओ. अब सैलिनिटी क्या होता है भैया? लिखो, सैलिनिटी इज डिजोल्व, जितना डिजोल्व है. ठीक है? टोटल डिजोल्व सॉल्ट, जिसको और क्या बोलते हैं अपन? इधर देखो,
ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स नहीं है, ये टैक्स वाला नहीं है, काउंटिंग वाला। टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है। सो सैलिनिटी इज टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, किसमें? इन वाटर, हाँ हवा में नहीं घुल रहा, वाटर में, ठीक है। कैसे बताते हो? उसका यूनिट क्या होगा? कितने ग्राम पानी में कितना ग्राम सॉल्ट है, करेक्ट है। मिलीग्राम पर ग्राम, करेक्ट है। या फिर पीपीएम, ये पीपीएम क्या होता है भैया? और ये पीपीटी क्या होता है? और पीपीबी क्या होता है? नहीं, कुछ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, क्या मतलब है इनका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो होता है एटीएम, ये वो वाला एटीएम जिससे पैसे निकालते हो, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है ये, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है क्या है ये? यूनिट्स है। ये सी सैट का पेपर क्लियर करना है ना भाई साहब, यूनिट्स क्लियर कर लेना, बता रही हूँ। बहुत सबसे ज्यादा आंसर इसमें गलत होंगे तुम्हारे यूनिट्स कन्वर्जन में। क्वेश्चन होगा, एक में ग्राम लिख रखा होगा, एक में लीटर लिख रखा होगा, एक में क्यूबिक मीटर होगा, और फिर कन्वर्ट करना नहीं आएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आंसर सारे गलत हो जाएंगे। तो सी सैट में याद रखना, ये कन्वर्जन सीख लेना। 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर्स? 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर्स? करेक्ट है। ये कन्वर्जन याद होने चाहिए। वो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, हेक्टर, डेका, किलोमीटर, वो पढ़ाया था ना उस दिन, वैसे बना लेना सीरीज टाइप और याद कर लेना उसे सी सैट में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अब पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है? 1 बिलियन हिस्से में से आप कितने पार्ट्स हैं, मतलब 1 मिलियन अगर मैं टुकड़े लूं पानी के छोटे छोटे, उसमें से कितने पार्ट्स में सॉल्ट है, समझ में आया? पीपीटी मतलब पार्ट्स पर 1000, तो 1000 पार्ट में कितने पार्ट्स में सॉल्ट है। और पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन। ये और कहाँ सुनते हो? हवा का जब अपन मेजर करते हैं ना एक्यूआई वगैरह, तो अपन बोलते हैं ना पीएम 2.5 टू 10 वगैरह कितनी क्वांटिटी में है, तो वो बहुत ग्राम में नहीं हो सकता, पीपीएम में ही होता है। इतनी कम मात्रा में भी वो मचा रहा है, ठीक है। पीपीएम, पीपीटी और पीपीबी लिख लो, नहीं तो ये तीनों का ही, पीपीएम, पीपीटी और पीपीबी। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। लिख लिया पीपीएम, पीपीटी, पीपीबी, ठीक है। अब इस पे लिखो। अरे यार एक चीज बताना जरा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सलाइन वाटर, क्या फर्क है भैया? पहले वाला पी सकता है, वो करेक्ट है, बट देखो इसमें सॉल्ट कंटेंट ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। दैट इज हाउ यू डिमार्केट। फ्रेश वाटर में जनरली बोलते हैं कि 5, हाँ 5 ही लिया है उन्होंने, अपर लिमिट इनकी 5 पीपीएम है, ठीक है। 5 पीपीएम से कम होता है, और यहाँ पे क्या होता है 5 से 25 या 27 रहता है, और 27 के ऊपर क्या हो जाता है? सॉल्ट वाटर हो जाता है। ब्रैकिश वाटर क्या रहता है? 5 से 27, 27 के ऊपर सॉल्ट वाटर, और 5 के नीचे फ्रेश वाटर। ज्यादा सैलाइन पानी होगा, खारा पानी नहीं पी पाएंगे ना, तो 5 से कम होना चाहिए आपका फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंटेंट, और 5 से 27 होगा तो ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर कहाँ मिलेगा? करेक्ट, जहां पे आपकी नदियां जो होती है ना, रिवर्स, वो आपके समुद्र में मिल रही है, तो वो जो बीच का हिस्सा होता है ना, जहाँ पे प्योर समुद्र भी नहीं है और प्योर नदी भी नहीं है, वो हिस्सा क्या होता है? ब्रैकिश। ये नदियों का पानी कैसा होता है? पीने लायक होता है, तो ये होता है फ्रेश वाटर। ये जहां समुद्र को मिल रही है वो हो जाएगा ब्रैकिश, और समुद्र का पानी क्या हो जाएगा? सेलाइन। अब भूलोगे ये? नहीं ना, तो हमेशा याद रखना फ्रेश, ब्रैकिश और सलाइन, ऐसे ही याद करना, फ्रेश, ब्रैकिश और सलाइन, ठीक है। सॉल्ट कंटेंट नीचे से ऊपर जा रहा है, 5, 5 से 27 और 27 से ज्यादा, ठीक है। पीपीएम, पीपीटी या पीपीबी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओशन सैलिनिटी, मुझे बताओ सैलिनिटी क्या डिफाइन करती थी? वेरी गुड, तो सैलिनिटी डिटरमाइंस डेंसिटी, कॉमा, कौन सी प्रोसेस है जो सैलिनिटी से इंपैक्ट होगी? मैंने एक बार शायद ये बनाया भी था बोर्ड पे, ये पानी है और इसमें सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, तो किसमें इवेपोरेशन ज्यादा अच्छे से होगा? और हाँ, नहीं, उल्टा बोला, जहां सॉल्ट होगा वहां इवेपोरेशन कैसे होगा? क्योंकि पानी ऊपर जाएगा, उसमें सॉल्ट पार्टिकल्स बीच में अटकेंगे ना, तो कहाँ पे होना चाहिए? फ्रेश वाटर, ठीक है।
सैलिनिटी क्या इंपैक्ट करेगा? इवेपोरेशन। फिर पहला पॉइंट डेंसिटी, डिटरमाइंस डेंसिटी, कॉमा इवेपोरेशन, ठीक है, कॉमा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? करेक्ट है। थर्मल एक्सपेंशन मतलब होता है, नाम से, मैंने हमेशा बोला ना कि नाम से डिकोड किया करो। बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जो मिसनॉमर है। मिसनॉमर क्या होता है? एग्जैक्टली, मिसनॉमर। मिसनॉमर क्या होता है? जो उसका नाम है उससे वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। मतलब कोई बहुत हाइट में छोटा है बट उसका नाम क्या है? लंबा या लंबू, तो मैच करेगा क्या? नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज मिसनॉमर। तो बहुत कम ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में भी या ज्योग्राफी में या कोई भी सब्जेक्ट में जो मिसनॉमर्स होते हैं, मतलब जो उनका नाम है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं करते। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सुनामी। सुनामी का मतलब क्या होता है? इसका एक्चुअल में मतलब है हार्बर वेव्स, बट ये हार्बर पे आती है क्या? नहीं, ये ओशंस पे आती है। तो इसलिए ये एक मिसनॉमर है, ठीक है। पर ऐसे वर्ड्स बहुत कम होते हैं। तो जनरली अगर आपको कुछ नहीं पता तो वर्ड को समझने का कोशिश करो, उसे पता लग जाएगा वो क्या कह रहा है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? थर्मल का मतलब टेम्परेचर या हीट, करेक्ट है। और एक्सपेंशन मतलब कोई चीज फैल रही है, तो क्या फैलेगा? पानी। तो वाटर का टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन कैसे होगा? जब गर्म होगा कोई भी चीज, अपन जब कोई चीज बॉईल करते हैं तो पानी का सडनली वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, तो उसमें क्या हो रहा है? थर्मल एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है क्या ये? अभी मत बोला मैम कम हो जाता है, कम क्यों हो रहा है? इवेपोरेशन की वजह से, क्योंकि पानी, पानी से वाटर वेपर बन गया, इसलिए आप देखोगे थोड़ी देर बाद पानी गायब हो जाता है, वो अलग चीज है। पर वैसे अगर आप देखोगे ना उसका वॉल्यूम, तो वो एक्सपैंड कर रहा है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, जब तक वो बॉइलिंग स्टेज पे नहीं पहुंच रहा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है क्या? फिर नेक्स्ट लिखो, ह्यूमिडिटी, करेक्ट है ना? जितना इवेपोरेट होगा उसके हिसाब से तो ह्यूमिडिटी डिसाइड होगी, ह्यूमिडिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस composition of sea, composition of sea, movement of water, movement of water, and distribution of fish and marine organisms, distribution of, ओहो, नेशनल एंथम। 3 अलग अलग धर्मों में कुछ अलग अलग चीजें चल रही हैं, हो गया ठीक, चलो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिश एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स, अरे साफ पानी में अलग मछली रहती है, सॉल्टी पानी में अलग टाइप की मछलियां रहती है ना, वही चीज है। अब यहाँ पे पता है ये पूछा गया है क्वेश्चन प्रीलिम्स में, तो यहाँ पे वो स्टार मार्क कर लो, एनवायरमेंट का पोर्शन है तुम्हारा, उसमें अपने आप लिख के आना 3 से 4 फिशेस जो सिर्फ फ्रेश वाटर में है और 3 से 4 फिशेस जो सिर्फ मरीन में मिलती है। लिख लो, ये होमवर्क है, ठीक है। 3 से 4 फिशेस जो फ्रेश वाटर की हैं और 3 से 4 फिशेस जो मरीन वाटर में रहती है, पूछा गया है पहले यूपीएससी में, पीवाईक्यू प्रीलिम्स। हाँ फ्रेश वाटर, 3 3 4 4 फिशेस के नाम लिख लेना उसमें, ठीक है। अब सबसे ज्यादा सलाइन लेक कौन सा है भैया? सबसे ज्यादा सलाइन? डेड सी नहीं है। अब बताओ दूसरा। मेडिटेरेनियन नहीं यार, नहीं। लिखो, फर्स्ट लिखो, लेक वैन इन टर्की, लेक वैन इन टर्की, वैन इन टर्की, हाँ
बस ऐसे लिख लो हाईएस्ट सैलिनिटी टाइप के। तो उसमें लेक वैन इन टर्की हाईएस्ट सैलिनिटी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होगा? वीएन, वैन, सच में वैन ही है। हाँ ठीक है, दूसरा है डेड सी, वो तो पता है अपने को, डेड सी इजराइल वाला है ना। ठीक है, और तीसरा ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है क्या? बताओ होमवर्क। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे होगा? यूएस में हो सकता है क्या? सोचो कहाँ पे होना चाहिए। हाँ हाँ, लेक वैन, वैन वीए वैन, वैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैन ही बोलते हैं शायद, वैन आ गई बच्चों की स्कूल की वैन, लेक वैन इन टर्की, आई एम श्योर कुछ तो कहते ही होंगे। डेड सी, और थर्ड है ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है, एक यार इसमें ये चीज भी लिखवा दूं क्या तुम लोगों को? ये एसएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में तो नहीं पूछा। तो समझ हमने कितनी बार करेंगे? नहीं था वो उधर वाले स्कूल में। क्या हुआ? क्या बोलते हैं इसको? वैन ही है, देखा? कहाँ है ग्रेट सॉल्ट लेक? ये बस नहीं है यार, तो कहाँ होना चाहिए ये बताओ? ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल या फिर ऊपर वाले रीजन में? एग्जैक्टली ठीक है, तो लॉजिक, लॉजिक अगर याद रहेगा तो चीजें हो जाएंगी। ओके, अब मुझे इसके बाद है ना एक चीज देख लो, ये एसएससी में पूछा हुआ है तो लिख ही लो। इसमें डिजोल्व्ड सॉल्ट्स अगर अपन बोलते हैं ना, जैसे सॉल्ट क्या होता है? नमक, नमक का वो बताना जरा कॉम्पोजिशन। अरे खाते हो ना, NaCl करेक्ट है। वैसे ही MgCl2 भी सॉल्ट होगा नहीं होगा? KCl भी सॉल्ट होगा नहीं होगा? K2SO4 क्या होता है ये? करेक्ट है। ठीक है, बेसिकली वो पढ़ते थे ना बचपन में पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या होता था? ऐसे कुछ होता था, ऐसे कुछ होता था, वो छोड़ो। यहाँ पे जो फर्स्ट टू कॉलम्स होते थे, इसमें +1 वैलेंसी होती थी, इसमें +2 होती थी। इसमें सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम। और सॉल्ट बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? क्लोराइड्स और सल्फेट्स। समझ में आया? तो इन सब का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से तुम जितने बना सकते हो वो सारे किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? सॉल्ट की कैटेगरी में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन भी आता है, आयोडीन भी आता है, तो वो सारी चीजें, तो इन सबके रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, तो वो सारे कॉम्बिनेशन बनके क्या बन जाएंगे? सॉल्ट्स। करेक्ट है, तो सॉल्ट्स में ये पूछा गया है पहले, एसएससी में है ये, कि कौन सा सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहता है। अगर आप ओशन में से निकालते हो, आपको पता है ना इवेपोरेट करके ओशन में से सॉल्ट निकालते हैं अपन लोग, तो सॉल्ट्स अगर निकालोगे तो कौन से वाले सॉल्ट्स निकलेंगे? तो वो लिख लो कि किसका कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा है। मतलब क्लोरीन सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, सोडियम सबसे ज्यादा मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, क्या मिलेगा? तो ये लाइन वाइज अरेंजमेंट करने को बोल सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो ये लिख लो, इसमें लिखो क्लोरीन, ऐसे लिखते जाना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लोरीन है, फिर सोडियम है, मतलब पूरा लिख लेना, अगर नहीं याद हो तो सोडियम। ठीक है, ये क्या है? क्लोरीन, ऐसे करके लिखते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? क्लोरीन। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? क्लोरीन। अब क्लोरीन सोडियम क्लोरीन भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो क्लोरीन। नेक्स्ट क्या है? सोडियम। इसके बाद क्या मिलता है? सल्फेट। ठीक है, SO4 वाला, SO4 2- ऊपर। ठीक है, फिर है मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम। ठीक है, फिर कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम पोटेशियम। कैसे याद करोगे इसको? याद करने का सबसे अच्छा तरीका है CSSMC, CSSMC। ठीक है, CSM क्या होता है? CSM क्या होता है? चीफ सिक्योरिटी मैनेजर, याद कर लिया था मैंने तो। ठीक है, तो CSSM, डबल एस आएगा बीच में और लास्ट में वापस से C पे खत्म हो जाएगी कहानी। ठीक है, CSSMC, CSSMC।
सी। ठीक है, न्यूमोनिक्स बनाने पड़ेंगे याद करने के लिए, कोई तरीका नहीं है तो भूल जाओगे एंड तक। ठीक है, ओके। अब इसमें लिखो नेक्स्ट, वो डालो कि सॉल्ट्स में कौन सा सबसे हाईएस्ट है मिनरल्स का, कि कौन से मिनरल्स आपको ज्यादा मिलेंगे, क्लोरीन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा। अब नीचे अपन सॉल्ट कि NaCl ज्यादा है या MgCl2 ज्यादा है या सल्फेट ज्यादा है, क्या है। ठीक है, उसमें लिखो सबसे ज्यादा NaCl। NaCl 77% NaCl रहता है। ठीक है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 77%। तो समुद्रों में सबसे ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगा, जो तुम खाते भी हो, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा उसका फॉर्मूला, 2। Mg की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, कितना होता है, लगभग 11%। ठीक है क्या, हाँ। फिर नेक्स्ट है उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि SO4 की भी 2 है और Mg की भी 2 है, कैंसल। ठीक है, सल्फेट कितना है, लगभग 4.5%, 4.5, 4.5, 4.7 इसके आसपास रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे अपन कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। कैल्शियम सल्फेट कितना होना चाहिए, लगभग 3% के आसपास, 3.5, 3.5, 3.6। ठीक है, और लास्ट लिख लो पोटेशियम सल्फेट 2.5। KSO4 या K2SO4, K2SO4। ठीक है, नीचे ऐसे होता है, कोई बात नहीं। ये देखो, ये सोडियम, ये पोटेशियम, +1 +1। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1। ठीक है, फिर सल्फेट SO4 2-, समझ रहे हो, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2। तो अगर आप इसको इससे जोड़ोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर इससे जोड़ोगे, जैसे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, तो ये इसका वैलेंसी इधर चले जाता है नीचे और इसका नीचे इधर आ जाता है, तो कैल्शियम और क्लोरीन। ठीक है, ये -1 है, ये कितना है, +2, इसका 2 यहाँ पे और इसका 1 यहाँ पे, तो ये Ca1Cl2 क्या बन गया, CaCl2। समझ में आया। वैसे इसका लो, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम प्लस और माइनस जाएंगे, प्लस प्लस नहीं जाएंगे साथ में, ये तो पता है ना, तो प्लस और माइनस। तो अब K को SO4 के साथ लो, तो K +1। ठीक है, SO4 2-, करेक्ट है। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, +1 है, 2- है, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन गया, K2। समझ में आ गया कैसे करते हैं, क्रॉस वैलेंसी होती है। नहीं आया, थोड़ा थोड़ा ही, बस इतना ही पता होना चाहिए किसके आगे 2 लगेगा, किसके आगे 1 लगेगा, इतना ही, बाकी साइंस एंड टेक। ठीक है। ठीक है, ये 2.5, तो पहले वाला 77, नेक्स्ट वाला 11, उसके बाद 4.5, 3.5, 2.5। ठीक है, पहले वाला यूपीएससी में पूछ चुके हैं, सेकंड वाले के चांसेस ज्यादा है। पहले वाला पूछ चुके हैं, एसएससी में पूछा, सॉरी यूपीएससी में नहीं। ठीक है, फिर लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी। ठीक है, कौन से फैक्टर्स होंगे बताओ, मेजर फैक्टर क्या है जो ओशन की सैलिनिटी को इफेक्ट करने चाहिए, 2 मेजर फैक्टर बता दो मुझे। पार्ट ऑफ इट, ठीक है, और नहीं, कुछ और बड़ा सोचो, टेम्परेचर तो है ही नहीं, पानी कहां से आएगा और कहां से जाएगा उस पे सोचो, सैलिनिटी उससे इंपैक्ट होगी। सबसे ज्यादा पानी कहां से मिलता है, बारिश से, तो प्रेसिपिटेशन। और सबसे ज्यादा पानी जा कहां रहा है, इवेपोरेशन। तो प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिससे ओशन सैलिनिटी डिटरमाइन होती है। ठीक है, लिख लो प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, ये सबसे बड़े फैक्टर्स हो गए। कल अपन ने देखा था ना कि जो बंद चीजें होती है उसमें इवेपोरेशन इवेपोरेशन हो रहा है, तो सैलिनिटी ज्यादा थी, करेक्ट है। और जो खुली चीजें होती है उसमें पानी कहीं कहीं से आ सकता है, इसलिए सैलिनिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो इन्होंने बताया कि जैसे अपने कोस्टल एरियाज होते हैं,
वहां पे मुझे बताओ, जैसे गंगा है, गंगा बह के अपना पानी यहाँ डंप करेगी, तो गंगा का पानी कैसा है? फ्रेश वाटर। उसमें सॉल्ट है क्या? नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सॉल्ट के कंटेंट को फिर क्या कर देगी? यहाँ पे कम कर देगी। तो जो भी कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे या तो फ्रेश वाटर आ रहा है या फिर ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है, ग्लेशियर्स में भी सॉल्ट होता है क्या? बहुत कम, नहीं होता, फ्रेश वाटर है, ठीक है, 5 से कम होता है। तो इसलिए ग्लेशियर्स का जहाँ पे पानी आ रहा है मेल्ट होके, जहाँ आइस मेल्ट होके आ रही है, या फिर फ्रेश वाटर का इंटेक आ रहा है रिवर से, उन एरियाज में सैलिनिटी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो है, लिखो। इन कोस्टल रीजन्स, नेक्स्ट पॉइंट, इन कोस्टल रीजन्स वेयर, पहला पॉइंट, देयर इज फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम रिवर्स, देयर इज फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम रिवर्स। दूसरा, water from melting of ice and glaciers, water from melting of ice and glaciers। ठीक है, थॉइंग ऑफ आइस क्या होता है? ये ऐसे बोलते हैं, थॉ एंड फ्रीज। क्या मतलब होना चाहिए इसका? करेक्ट है, फ्रीज मतलब फ्रीज होना और थॉ मतलब मेल्ट होना, तो उसको थॉइंग ऑफ आइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा अपन ने? 2 पॉइंट्स लिख लिए ना, एक बार बोलना उसको, क्या लिखा है? वाटर फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स। तो वहां पे लिख लो, उसके नीचे, दोनों पॉइंट्स के नीचे लिख लो कि वहां पे क्या होगा? सैलिनिटी वुड बी लेस। करेक्ट है क्या ये? दोनों चीजों से सैलिनिटी वुड बी लेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ओशन करंट सैलिनिटी को इंपैक्ट करेंगे क्या? ओशन करंट्स करने चाहिए, तो थर्ड पॉइंट लिखो, ओशन करंट्स। उसी के साथ था वो, चलो कोई नहीं, फोर्थ लिख लो तो ओशन करंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, विंड इफेक्ट करेगी क्या सैलिनिटी को? करेगी ना, क्योंकि वो पानी को बहा के ले जाएगी, गर्म पानी कहाँ ले जाएगी, ठंडा पानी कहाँ ले जाएगी, उससे सैलिनिटी इंपैक्ट होगी। तो विंड्स लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, विंड्स हवा। ठीक है क्या? ओके, अब हेडिंग डालो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। जैसे अपन ने पानी के बारे में पढ़ा था ना टेम्परेचर में, कि उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे सैलिनिटी का भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले अपन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, सैलिनिटी, पर मुझे मतलब बताना है इसका, एक मिनट। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा सैलिनिटी का इन वाटर? हाँ, हॉरिजॉन्टल मतलब होगा, जैसे तुम्हारा ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, तुम अगर सरफेस पे ही हो तो सरफेस पे इधर कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है, और वर्टिकल का मतलब होगा सरफेस और डीप में कितना है। ठीक है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो वर्टिकल मतलब डेप्थ के साथ और हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस पे ही अलग अलग एरियाज में। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी में लिखो, सबसे पहले हाई सैलिनिटी रीजन्स, जहां पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, हाई सैलिनिटी रीजन्स। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट डालो, लैंड लॉक्ड सी। क्या मतलब होता है इसका? करेक्ट है, लैंड लॉक्ड सी का मतलब है जिसके आसपास कोई समुद्र ना हो, जो बीच, कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी कहीं भी खुलता है क्या कोई भी ओशन में? नहीं, उसको क्या बोलेंगे? लैंड लॉक्ड सी। ठीक है, जरा यहाँ पे एक वो होमवर्क लिख के आना, 2 डबली लैंड लॉक कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लिखो, ये होमवर्क लिखो और कल देख के आना, 2 डबली, सही बोल रहे हो, उज्बेकिस्तान एक है, दूसरी लिखो, लिखो भाई, होमवर्क लिखो, ये पूछा जा चुका है। 2 डबली लैंडलॉक कंट्रीज इन द वर्ल्ड, डबली लैंडलॉक का मतलब क्या होगा? हाँ, मतलब
आज प्रियांशी बहुत ही क्यूट बातें बोल रही है प्रियांशी? क्या मतलब हुआ डबली लैंडलॉक का? अच्छा इधर देखो, लैंडलॉक का मतलब क्या होगा, मैं बोलूंगी अगर कोई देश है जैसे भूटान, भूटान लैंडलॉक्ड है क्या? लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? जो लैंड से लॉक्ड है, मतलब जिसके चारों तरफ से लैंड ही लैंड है, इसके आसपास कोई समुद्र या ओशन नहीं है। भूटान के आसपास कोई समुद्र है क्या? नहीं। ऊपर क्या है? चाइना, इधर इंडिया, नीचे इंडिया, इधर इंडिया, ठीक है। तो इसके आसपास कोई समुद्र है क्या? नहीं। बट डबली लैंडलॉक का मतलब क्या होगा कि इसके आसपास की कंट्रीज के पास भी कोई समुद्र नहीं है, पर इंडिया के पास तो है ना। तो क्या ये लैंडलॉक के डबली लैंडलॉक कहलाएगा? नहीं। लैंडलॉक यस, ठीक है। अब जैसे एक कंट्री मैं बताती हूँ, इसमें है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के आसपास अगर आप देखोगे सारा लैंड लैंड है, और उनके आसपास की कंट्रीज के आगे भी कोई समुद्र नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगी? डबली लैंडलॉक कंट्रीज। कैस्पियन सी को समुद्र नहीं माना गया है, ठीक है। तो अब आप कल जाके ये मत बोलना कि मैम उसके आसपास कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी को समुद्र नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्या? तो ये कल देख के आना, दो डबली लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी है। एक तो मैंने बता दी उज्बेकिस्तान, दूसरी देख के आना, ठीक है। पर मैपिंग पे चेक कर लेना, ऐसे ही मैप्स हो जाएंगे तुम्हारे। लास्ट में बैठ के क्या रटोगे क्या उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान फलाना ढिमका, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। पढ़ क्या रहे थे अपन? हाई सैलिनिटी रीजन्स। उसमें क्या लिखा है अपन ने? लैंडलॉक्ड रेड सी। रेड सी कहाँ पे भैया? रेड सी कहाँ है? ये है तुम्हारा अफ्रीका, यहाँ से ये तुम्हारे सऊदी, यहाँ पे वो ओमान, यूएई, यमन, ये सारी कंट्रीज, ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? ये लैंडलॉक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका तीन साइड से वो घिरा हुआ है लैंड से, ठीक है। तो ऐसे वाले जो हिस्से होते हैं जनरली, जिनका समुद्र से ओपनिंग बहुत कम है, जो लैंड लॉक्ड है और जहाँ पे कोई फ्रेश पानी भी नहीं आ रहा है, इसमें रेड रेड सी में कोई मेजर रिवर ड्रेन नहीं कर रही। जैसे बे ऑफ बंगाल में कौन है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब ड्रेन कर रहे हैं ना। तो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी कम है, लेकिन यहाँ पे कोई मेजर रिवर ड्रेन नहीं कर रही है रेड सी में, इसलिए रेड सी की सैलिनिटी कैसी होगी? हाई, ठीक है। ये कुछ कुछ रीजंस पता होने चाहिए। आप किसी से आर्ग्यू करोगे तो पहले कंटेंट तो पता होना चाहिए ना, कि रेड सी में सैलिनिटी क्यों ज्यादा है। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो वो लैंड लॉक्ड है, तो लैंड से घिरा हुआ है, तो टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा और ट्रॉपिकल एरियाज में है, तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। तो अगर पानी में से इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ना। करेक्ट है या नहीं है? एक तो ये हो गया, और दूसरा उसमें कोई मेजर रिवर का इनफ्लो नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? तो हाई सैलिनिटी रीजन में अपन ने क्या लिखा है? रेड सी, ठीक है। इसमें चाहो तो रीजंस लिख लो ब्रैकेट में। हॉट एंड ड्राई एरिया है, ब्रैकेट में लिख लो हॉट एंड ड्राई एरिया है, ठीक है। फिर हाई एवेपोरेशन है, हाई एवेपोरेशन है, और नो मेजर रिवर इनफ्लो, ठीक है। नो मेजर रिवर का इनफ्लो। समझ में आ गया क्या? ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट लो सैलिनिटी रीजन्स। यार ये चीजें ना मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, ये डॉक्यूमेंट में दे दी जाती है कि ये रट लो, पर रटने से क्या होगा कि कॉन्सेप्ट कभी समझेगा नहीं, इसलिए एक बार क्लास में ले लिया है। लो सैलिनिटी रीजन्स, ठीक है। लो सैलिनिटी वाले इलाके कहाँ पे होने चाहिए? मुझे बताओ, आर्कटिक में सैलिनिटी ज्यादा होगी कम होगी? कंपैरेटिवली कम होगी, क्यों? एक तो ठंडा है, तो इवेपोरेशन नहीं हो रहा, तो जो पानी में सॉल्ट है वो उतना ही रह रहा है, और दूसरा ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से पानी आ रहा है। समझ में आ गया? तो लो सैलिनिटी रीजन में क्या आना चाहिए? आर्कटिक, एंटार्क्टिक, आर्कटिक वही चीज है, ठीक है। आर्कटिक, आर्कटिक लिखो वहां पे, आर्कटिक, ठीक है क्या? ओके। और दूसरा कहाँ पे कम होनी चाहिए सैलिनिटी? दूसरे ऐसे रीजन्स बताओ सोच के। हम्म रिवर्स जहाँ पे मीट कर रही है, तो एस्चुरीज, एस्चुरीज एंड डेल्टा, करेक्ट है क्या? एस्चुरीज, ESTUARIES, एंड डेल्टास, ESTUARIES, एस्चुरीज, ठीक है। एस्चुरीज एंड डेल्टास, क्यों? वहां पे रिवर वाटर इज मिक्सिंग विद द ओशन वाटर, ठीक है। जैसे इक्वेटोरियल रीजन्स में, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन्स में इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कंपैरेटिवली मॉडरेट सैलिनिटी होगा, बहुत लो सैलिनिटी नहीं होगा, ठीक है। तो अपन ने एकदम हाई और एकदम लो वाले लिख लिए, ठीक है।
ओके, फिर क्या लिखेंगे? अच्छा, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में से सैलिनिटी किसकी ज्यादा होगी? अरेबियन सी, इंडिया के दोनों बाजू बाजू। करेक्ट है, लिख लो। करेक्ट, लिख लो। बे ऑफ बंगाल हैज हायर सैलिनिटी देन अरेबियन सी। सॉरी, अरेबियन सी हैज हायर सैलिनिटी देन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अरेबियन सी हैज हायर सैलिनिटी देन बे ऑफ बंगाल। रीजन क्या है उसका? रिवर्स का इनफ्लक्स। ठीक है, रिवर्स का इनफ्लक्स। ठीक है क्या? अब इसमें अपन कुछ एक्सेप्शंस लिखेंगे, वो लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नॉर्थ सी। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हैं अपन? टाइम हो गया, एक पॉइंट और लिखेंगे। नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, नॉर्थ सी कहाँ पे है? चलो एक काम करो, कल लिखेंगे, ये होमवर्क लेके आना बस। एक बार मैपिंग पे देख के आना, नॉर्थ सी कहाँ पे है, बाल्टिक सी कहाँ पे है, ठीक है, डेड सी कहाँ पे है, ये लिख लो तीन चार नाम। नॉर्थिक सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, डेड सी, मेडिटेरेनियन। ठीक है क्या? कहाँ है बाल्टिक? बाल्टिक नेशंस किसको कहते हैं? एस्टोनिया, लातविया, लुटेनिया। एस्टोनिया, लातविया, लुटेनिया, बाल्टिक नेशंस बोलते हैं क्योंकि वो बाल्टिक सी में खुलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों कंट्रीज सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। छोटी सी कंट्रीज अगर नहीं हो तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। डेड सी, ये चारों इनकी लोकेशंस देख के आना, कल इसमें अपन दिखेंगे कि कौन से सी में कितनी सैलिनिटी है। एक्सेप्शन यही सभी है कि हायर लैटिट्यूड पे कोई लोअर लैटिट्यूड पे ज्यादा सैलिनिटी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, तो वो अपन कल लिखेंगे। पहले उसकी लोकेशन देख के आना, ठीक है।